ये मैं नहीं कहा, ये आपका चैनल कह रहा कि चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि पशुपति कुमार पारस मंत्री बने। और मैं सिर्फ वही नहीं, मेरा दो प्रश्न है कि आशीर्वाद यात्रा क्यों, किसके लिए आशीर्वाद? पासवान जी, स्वर्गीय पासवान जी तब नहीं हैं, जीवित नहीं हैं। तो चिराग पासवान जी का जो अध्यक्ष पद पर जो चुनाव हुआ, वो चुनाव नहीं हुआ था, नॉमिनेट हुआ था, प्रस्तावक मैं ही था, क्योंकि उसमें स्वर्गीय पासवान जी जीवित थे और वो उनके रहते हुए कोई विरोध नहीं करता था, वो जो चाहते थे वही होता था, पार्टी में कोई मतभेद नहीं होता था। विभाग का प्रधान महासचिव हो या सेक्रेटरी हो, जो मंत्री की बात नहीं मानता हो, मान लीजिए आप कोई मंत्री गलत बयान देंगे, गलत काम कराना चाहेंगे तो अफसर नहीं करेगा। बिहार की सियासत लोक जनशक्ति पार्टी के ईद गिर्द घूम रही है और ढेर सारे मुद्दे हैं, ढेर सारे मसले हैं जिसको लेकर बिहार की सियासत गर्म रही है, लेकिन पूरी सियासत केंद्रित हो गई है लोक जनशक्ति पार्टी पर, उसके दो नेताओं पर, पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान पर। हम इस वक्त बात करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दिल्ली से आज ही आप लौटे हैं जी। क्या तैयारी है सर? चिराग पासवान 5 जुलाई को आ रहे हैं, आप 3 दिन पहले आ गए हैं। देखिए, स्वर्गीय पासवान जी सर्वमान्य नेता थे और बिहार के नहीं पूरे देश के सर्वमान्य नेता थे। गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अक़लियत, ऊंची जाति के जो गरीब लोग थे, उनका सोच था कि सबको मुख्य धारा में जोड़ें, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर लोग थे उसको मुख्य धारा में जोड़ने की बात पासवान जी करते थे। ये उनके निधन के बाद ये 5 जुलाई को पहली बार जयंती समारोह मन रहा, पहला जयंती समारोह है। आपने कहा कि 2 गुट में ये बटा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी में कोई गुट नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी में कोई गुट नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट है और पार्टी की स्थिति थोड़ी खराब होते जा रही थी, पार्टी टूट के कगार पर था, कमज़ोर स्थिति में था, तो मजबूरन मुझको ये स्टेप उठाना पड़ा। उसका उदाहरण ये है कि विगत जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके पहले हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े थे एनडीए गठबंधन से, और 6 उम्मीदवार हम लोग थे और 6 उम्मीदवार जीते। और पूरे देश में जो सर्वे हुआ उसमें सबसे अधिक परसेंटेज ऑफ वोट लोक जनशक्ति पार्टी को मिला। मेरा कोई भी उम्मीदवार 52% से कम उम्मीदवार वोट नहीं लाया और सबसे अधिक वोट लाया। जब असेंबली का चुनाव हुआ तो हम लोगों की राय ये थी, पार्टी की 99% हम लोगों की राय थी, 6 सांसद में 5 सांसद की राय थी, और जितना भी मेरा जिला अध्यक्ष है, स्टेट पदाधिकारी है, सब लोगों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन में ही चुनाव लड़ें। लेकिन वैसा नहीं हुआ। एक बाहर का व्यक्ति, आपको भी पता है कौन सा व्यक्ति है, बनारस का एक लड़का आकर के और पार्टी में तानाशाही व्यवस्था करवाना शुरू कर दिया चिराग पासवान के माध्यम से। देखिए, एक सवाल है सर, जब भी आप सौरभ पांडे जी का जिक्र करते, नाम नहीं लेते आप, सब लोग जानते हैं, आप भी कहते हैं कि सब लोग जानता है, अब बताने की नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। सौरभ पांडे का जब जिक्र करते हैं, एक पत्र सामने आया था जिस पत्र को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने लिखा था और उसमें उन्होंने सौरभ पांडे को बेटे जैसा बताया था। सवाल ये उठता है कि उस वक्त भी सौरभ पांडे जब इतना महत्वपूर्ण थे पार्टी के लिए, परिवार के लिए, आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? वो जो पत्र पब्लिश किया सौरभ पांडे, वो पत्र गलत है। वो पत्र 6-7 पन्ने का पत्र था, उसमें पूरे फैमिली के संबंध में पासवान जी लिखे थे। हमारे छोटा भाई रामचंद्र एमपी थे, उनके बारे में लिखे थे, उनका निधन हो गया था, हमारे बारे में लिखे थे, पूरे फैमिली के बारे में लिखे थे। लेकिन वो तो चालाक आदमी है, बीच से 2 पन्ना काट के निकाल दिया। उसको पूछिए कि बीच का 2 पन्ना कहाँ चला गया, उससे आप पूछिए। और कौन सी परिस्थिति आ गई कि चिट्ठी को पब्लिश करना पड़ा, क्यों? पॉलिटिकल आदमी सबको बेटा कहता है, जान लीजिए। पॉलिटिकल आदमी और पासवान जी जैसे नेता वो किसी को ना नहीं कहते थे, आपको पता है कि नहीं? पासवान जी अपने पूरे लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, कोई भी व्यक्ति उनके यहाँ जाता था काम कराने के लिए तो किसी को ना नहीं कहते थे। तो वो जो चिट्ठी है वो चिट्ठी 100% पासवान जी
क्या लिखा हुआ इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उस चिट्ठी का जो असल मजमून था उसको उसने निकाल के हटा दिया। आपका एक इंटरव्यू देख रहा था कल मैं, और उस इंटरव्यू में आपने कल कहा, दिल्ली में वो इंटरव्यू शायद आपने दिया, और कहा कि हालांकि चिराग पासवान जब अहमदाबाद अचानक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी दौरा था, लेकिन उस दौरे को लेकर आपने कहा कि चिराग पासवान मैं मंत्री न बन पाऊं केंद्र में, इसलिए चिराग पासवान अहमदाबाद में बीजेपी नेता से मिलने गए थे। ये मैं नहीं कहा, ये आपका चैनल कह रहा। नहीं, आप अपनी गलती की क्यों छिपाते हैं जी? आपका मतलब आप नहीं, प्रेस मीडिया ने ये लिखा, बार बार प्रेस मीडिया दिखलाया कि चिराग पासवान गए थे स्वर्गीय क्या नाम था, जेटली जी के समधी के यहाँ, कामत जी हैं उनके यहाँ गए थे। वो आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी से उनका अच्छा संबंध है। प्रेस वाले ने लिखा इस बात को कि चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि पशुपति कुमार पारस मंत्री बने, और चिराग पासवान जी का भी बयान आया कि यदि पशुपति कुमार पारस मंत्री बनेंगे तो लोजपा के नेता नहीं है, वो मंत्री बनाना है इनको तो भाजपा और जदयू के कोटा से बनावे, और नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। तो ये कोई गलत बात थोड़े है जी, ये तो प्रोसेस वो तो बोल चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी आपने कहा कि अगर मैं मंत्री बनता हूं तो मैं एक पद छोड़ दूंगा। कोई भरोसा मिला है क्या बीजेपी से? अगर मगर की बात छोड़िए, देखिए अगर मगर कुछ नहीं होता है। मंत्री बनाना प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। 540 सांसद निर्वाचित होकर जाते हैं लोकसभा में, प्लस 170 या 80 राज्यसभा के सदस्य हैं, उसमें से मंत्रिमंडल का गठन होता है। जो एनडीए का जो पार्ट है, जो सहयोगी दल है या भाजपा है, जदयू है, तो ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उसमें किसी का दखलदानी नहीं है। वो जिसको चाहेंगे, जिसका सीआर अच्छा होगा वो सर्वे कराते हैं। जैसे अभी जितना मंत्री है सबका सर्वे हो रहा है कि किसका काम अच्छा है, किसका काम बुरा है, उसके आधार पर वो फैसला लेते हैं। इसलिए उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे वो मंत्री बनेगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं बनेगा। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाएं कि आप लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है। एक पत्रकार के तौर पर हम आपसे समझना चाहेंगे जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं, कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है, केंद्र के कैबिनेट विस्तार में, तो आपके अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, आपके अनुभव के जरिए हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे, समझना चाहेंगे क्या वजह मानते हैं इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या पेचीदगी हो सकती है? कि उसका बहुत सा कारण होता है। सरकार चलाना इतना कोई आसान नहीं है। प्रधानमंत्री जी को विशेषाधिकार है जब वो चाहेंगे, लेकिन 4-5 स्टेट का चुनाव है, यूपी का है, उत्तराखंड का है, पंजाब का है, और सब जगह का चुनाव है। सबको मतलब रखते हुए, जैसे हमारे एक मंत्री थे, बीमार थे, जो शिक्षा मंत्री थे पोखरियाल साहब, वो बीमार थे, वेंटिलेटर पर थे। ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि एक तरफ हमारा मंत्री बीमार हो, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार हो। अब हालांकि वो ठीक हो गए हैं, तो बहुत सारी परिस्थितियाँ है। सब कुछ को प्रधानमंत्री जी देख करके जब सिचुएशन नॉर्मल होता है तब वो मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। आपने सवाल उठाया है कि चिराग पासवान जमुई से क्यों नहीं करते अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत, हाजीपुर से क्यों कर रहे हैं? जी, मैं उठाया हूँ। मैं सिर्फ वही नहीं, मेरा 2 प्रश्न है कि आशीर्वाद यात्रा क्यों, किसके लिए आशीर्वाद? पासवान जी, स्वर्गीय पासवान जी तब नहीं हैं, जीवित नहीं हैं, ईश्वर के श्रेणी में चले गए। अब उनके आत्मा के शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा होना चाहिए। और पासवान जी देश के इतने बड़े नेता थे, उनका विश्व में भी नाम था। अभी जो 5 जुलाई को जो जयंती हो रहा है, सो अमेरिका में, लंदन में भी हो रहा है उनके नाम से, जो उनके समर्थक लोग हैं। फिर इसमें विश्वास यात्रा क्या, किसका विश्वास, कौन सा विश्वास? तो ये विश्वास यात्रा जो है, नाम जिसकी आशीर्वाद यात्रा जिसने भी नाम दिया होगा, ये गलत सलाह दिया है। नाम नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए श्रद्धांजलि सभा। क्योंकि आपको जानकारी है कि नहीं है, पासवान जी के स्वर्गवास होने के बाद पूरे देश में आज तक कहीं भी श्रद्धांजलि सभा नहीं हुआ। जो आप आयोजित करने जा रहे हैं 5 जुलाई को पार्टी का? नहीं, ये दूसरा चीज़ है। आप चिराग पासवान जी के बारे में पूछे, मैं वो उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ कि उसका नाम होना चाहिए श्रद्धांजलि सभा। और फिर मेरा कहना था कि हाजीपुर से क्यों,
आपका कर्मभूमि जमुई है, जमुई के सांसद हैं, तो आपको जमुई से श्रद्धांजलि सभा शुरू करके पूरे बिहार में घुमाना चाहिए था। उसमें हाजीपुर भी आ जाता, खगड़िया भी आता, ये मेरा कहना था। एक जो पेचीदगी है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चिराग पासवान कर रहे थे, आप उसको कंफर्म करेंगे बात सही है नहीं है? हमारी समझ में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप उसको दुरुस्त भी करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमारे चाचा ने ये चुनाव आयोग के शायद कहा है कि चूँकि रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली था, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, जबकि सच्चाई ये है कि पिताजी के जीवित रहते हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और हमारे चाचा जी ही उसके प्रस्तावक थे। लगता नहीं कि क्या ये मामला है? देखिए, बात आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं दूसरे ढंग से। वैसा मैंने कभी नहीं कहा कि उनके मृत्यु के बाद ये स्थान रिक्त है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, पहले सुन लीजिए, जब प्रश्न पूछते हैं तो सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है, हमारे पार्टी का जो संविधान है, उसमें है एक व्यक्ति एक पद, ठीक ना। चिराग पासवान जी 2013 में पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए, फिर 2014 में वो लोकसभा का सदस्य हो गए, फिर 2020 में वो उनको बनाया गया, 2019 में संसदीय दल के नेता बने, सदन के नेता बने, और फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। संविधान में लिखा हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान की किताब मेरे पास में है, उसमें लिखा हुआ कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है। तो संसदीय दल का नेता है वो अलग इशू है, लेकिन संगठन का जहाँ तक मामला है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों में से किसी एक पद पर ही रह सकते हैं। तो हमारा कार्य समिति की बैठक हुई, कार्य समिति की बैठक में ये तय किया गया कि ये संविधान के विपरीत है। और चिराग पासवान जी का जो अध्यक्ष पद पर जो चुनाव हुआ, वो चुनाव नहीं हुआ था, नॉमिनेट हुआ था, प्रस्तावक मैं ही था, क्योंकि उसमें स्वर्गीय पासवान जी जीवित थे और वो उनके रहते हुए कोई विरोध नहीं करता था, वो जो चाहते थे वही होता था, पार्टी में कोई मतभेद नहीं होता था। तो उसमें हुआ था, नेशनल एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई चुनाव नहीं हुआ था। अगर मैं ठीक समझ रहा हूं सर, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि प्रस्तावक मैं था, उनका नॉमिनेशन हुआ था, वो चुने नहीं गए थे राष्ट्रीय? नॉमिनेशन नहीं, नॉमिनेशन दूसरा चीज है। नॉमिनेशन करके जैसे हम चुनाव जीते हैं जी, नॉमिनेशन नॉमिनेट हुआ था, उनका नाम सामने आया था, वो चुने नहीं गए थे। नॉमिनेशन और नॉमिनेट दोनों में फर्क है। मनोनयन हुआ था कि किसी ने, जैसे हमने प्रस्ताव दिया, सूरजभान जी ने समर्थन किया, तो मनोनयन नहीं हुआ, मनोनीत हुआ। मनोनयन होना अलग है और चुनाव होना दोनों दो चीज़। तो मनोनयन हुआ था उनका। तो इस तरह के सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कई तकनीकी चीज़ों की जानकारी हमें भी नहीं होती और बहुत ईमानदारी से हम इसको स्वीकार भी करते हैं। यहाँ पार्टी के पूर्व सांसद बैठे हुए हैं, सूरजभान सर हैं, उन्होंने कहा कि हम पार्टी भी बचाएंगे, परिवार भी बचाएंगे। बिहार ने तो छोटे भाई बड़े भाई को साथ आते देखा है। क्या बिहार में वैसी राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति बनेगी? राजनीतिक तौर पर तो अभी आप अलग हैं, चाचा भतीजा साथ हैं। देखिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता है। हम चाचा भतीजा जरूर हैं, लेकिन व्यक्ति हैं। व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। एक समय था कि हमारा पूरा फैमिली, पूरी पार्टी यूनाइट थे। हम लोग 3 भाई थे। तीनों भाई में आज तक 69-70 वर्ष का उम्र हुआ हम लोगों को। आज तक तीनों भाई में कभी मतभेद नहीं हुआ। और ये कहा जाता था पूरे देश में और ख़ास कर बिहार में कि भाई हो तो रामविलास पारस और चंद्र जैसा भाई हो। और हम लोग तीनों भाई में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण था। तो वो समय था। व्यक्ति हम वही हैं, वो समय अलग था। आज वो समय बदल गया, व्यक्ति आज भी हम वही हैं, लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल गई कि बड़े भैया के जाने के बाद ये कौन सी विपत्ति आ गई कि परिवार में मतभेद हो गया और पार्टी में मतभेद हो गया। ये कौन सी परिस्थिति आ गई? इसलिए मैंने चिराग पासवान से कहा है कि इस पर मंथन करिए आप। एक समय ऐसा था कि आप सर्वमान्य नेता थे पार्टी के, आपको सब लोग मानता था कि सर्वमान्य नेता आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा। आज कौन सी परिस्थिति आ गई? क्या आप में कमजोरी है कि पार्टी के अधिकांश 99% लोग आपका साथ छोड़ दिए? 6 सांसद में 5 सांसद आपके विरोध में चले गए। इसका क्या कारण है? ये मंथन करिए आप। फिर
समय आएगा, समय बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। भविष्य की चिंता करिए, भविष्य में जब समय आएगा फिर देखा जाएगा। अगर हम इसको इस तरह जल्दी जल्दी दो सवाल पूछेंगे, आपकी व्यस्तता मैं समझता हूँ, वो बैठक चल रही है। अगर मैं आपके इस जवाब का मतलब ये निकालूं, ये मायने निकालूं कि चाचा पशुपति कुमार पारस अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान के लिए आप ये सलाह दे रहे हैं कि आप सीखें, आप उन कमियों का मंथन करें, उन कमियों पर विचार करें, क्या कमियां रह गई जिससे स्थिति परिस्थिति आई, और आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में पशुपति कुमार पारस की विरासत भी चिराग पासवान ही संभालेंगे अगर सीखते हैं तो। नहीं, ये आपने दूसरा प्रश्न कर दिया। पहले आप मंथन करिए, आखिर इतना जो पार्टी के इतने लोग जो हैं, जो 5 सांसद लेके इतने लोग हैं, सब लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, तो मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। आप मंथन करिए, साल भर, 2 बरस, 4 बरस, जब वो परिस्थिति आएगी, जब आपको एहसास होगा कि हमने गलती किया है, जब वो परिस्थिति आएगी तो प्रजातंत्र, हमारे पार्टी में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से हमारे यहाँ सब कुछ होता है। उसमें यदि बहुमत की राय होगी, चलो भाई ये अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, जब वो परिस्थिति जब आएगी उस समय सोचा जाएगा, देखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी से कोई बात हुई है या जेडीयू के कोई किसी नेता से? हमको तो सबसे बात होती है, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। बिहार का हम एक ऐसा लीडर हैं, अपने मुंह से बड़ाई हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम एक ऐसा लीडर हैं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, एनसीपी हो, किसी भी बड़े नेता और छोटे नेता, छोटे कार्यकर्ताओं से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं केंद्र में भी हूँ, तो वहाँ भी हमको जितने भी बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, सब लोगों से हमारा संबंध बहुत मधुर संबंध रहता है। तो मुख्यमंत्री जी तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं, जरूरत पड़ेगी तो कभी बात कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चिराग जी को आरजेडी से ऑफर है, पासवान जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। अरे चिराग आरजेडी से ऑफर है तो चिराग जी से पूछिएगा, हमको क्या मालूम है कि चिराग जी आरजेडी में जा रहे हैं। चाचा क्या सलाह देंगे? चाचा क्यों सलाह देंगे? चाचा वो स्वतंत्र हैं। देखिए, प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार है। चिराग जी कोई बच्चा तो है नहीं, मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, संसदीय दल के नेता रह चुके हैं। उनकी अपनी अपनी समझदारी है, हमारी समझदारी अलग है, उनकी समझदारी अलग है। वो स्वतः सोचने के लायक हैं, सोचने के काबिल हैं कि उनको एनडीए में रहना है या यूपीए गठबंधन में जाना है। चिराग पासवान तो बीजेपी के बड़े नेता से मिला है, आपने किसी बीजेपी नेता से मुलाकात की है? हमसे तो रोज़ मुलाकात होती है भाई। हम तो पार्लियामेंट हाउस में तो बीजेपी, जदयू, आरजेडी सभी दल के नेताओं से बात होती है। ये कौन बड़ी बात है? चलिए, एक आखिरी सवाल है सर, इस पूरे मामले से अलग सवाल है। कल जिस तरह का मामला सामने आया, आपसे ये सवाल इसलिए है कि आप भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, पशुपालन मंत्री रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव भी है आपके पास। मदन सहनी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, हमको हमारी बात तो अधिकारी छोड़िए, चपरासी भी नहीं सुनता। आपके साथ ऐसी स्थिति और परिस्थिति थी क्या? मेरे साथ ऐसी परिस्थिति कभी नहीं हुई है। मैं बिहार में 3 बार बिहार सरकार का मैं मंत्री रहा हूँ। लालू जी के समय में भी रहा हूँ और नीतीश जी के भी समय में भी रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि सब इस बार जो मैं बिहार सरकार का मंत्री बना, पशुपालन विभाग पूरे विश्व में नाम था घोटाला में, वो विभाग मुझको दिया गया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा भी था, फर्स्ट मीटिंग में जब परिचय पाती हो रहा था कैबिनेट में, तो मैंने कहा था कि सर हम सीधा साधा आदमी हैं, आज झंझटिया विभाग हमको क्यों दे दिए हैं? तो हंसने लगे कि नहीं आप ठीक से चलाइए। और मैं चलाया। 2 बरस तकरीबन मैं 2 बरस बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री रहा और 2 बार हमको भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार भी मिला। तो यदि विभाग में गड़बड़ी होती या अफसर हमारी बात को नहीं मानता तो हमको पुरस्कार नहीं मिलता। तो हमको तो ऐसा कभी मौका नहीं देखने को मिला कि आई पार्टी का विभाग का प्रधान महासचिव हो या सेक्रेटरी हो जो मंत्री की बात नहीं मानता हो। मान लीजिए आप कोई मंत्री गलत बयान देंगे, गलत काम कराना चाहेंगे तो अफसर नहीं करेगा। अब उनके अंदर में क्या कमी है, नहीं है, या अफसर क्यों नहीं बात मानना है, तो वही बता सकते हैं। पशुपति कुमार पारस जी से हम बात कर रहे थे, हम पहले ही लंबा वक्त ले चुके हैं इनसे और काफ़ी उदारता के साथ इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।